जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। साथ ही साथ अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, मौसम बहुत सुहाना है, मौसम का लुत्फ उठाइए, गरम गरम चीजें खाइए, लेकिन पानी में मत भीगिएगा। वायरल का दौर जो है चल रहा है, वायरल फीवर का बहुत ही जोरों शोरों से आसपास फैला हुआ है। आसपास के बीएमएस डॉक्टर्स काफी तरक्की में है बस मैं इसलिए कह रहा हूं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, बीमार मत करिए अपने आप को और स्वच्छ वातावरण अपने आसपास बना के रखिए। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। वो है 31 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो वीडियो में अगर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों, देर किस बात की, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे से जरूर लगाइएगा, ठीक है, शेयर करिएगा। आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी एपीजे अब्दुल कलाम साहब के शब्दों में, किसी को हरा देना बहुत आसान है लेकिन किसी को जीतना बेहद मुश्किल है। देखो मेरे प्रिय साथियों, इस पंक्ति में, इस शब्द में, इस वाक्य में जो सही मतलब यह है, हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम समझे, कॉम्पिटिटिव वेदर है आसपास, जनरेशन स्विच हो रही है। आज जो 12वीं में था वो फर्स्ट ईयर में चले गया, फर्स्ट ईयर वाला सेकंड ईयर, सेकंड ईयर वाला थर्ड ईयर। तो ऐसे जनरेशन पल पल में स्विच हो रही है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। हाल फिलहाल में 27 जुलाई के जो वन आरक्षक का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस अच्छे खासे थे वन आरक्षक के पेपर के अनुसार। वापस लेके आता हूं इनकी पंक्तियों पर कि कंपटीशन किसी और से नहीं, अपने आप से है। और वो कैसे? तो जो हमारे एग्जाम्स हो रहे हैं, रिसेंट एग्जाम हो रहे हैं, उसका आकलन आपको खुद अपने मनस्पटल पे करना होगा। उसके अनुसार आप सभी को अपनी तैयारी रखनी होगी और तैयारी रखते रखते आपको अपने एग्जाम को क्रैक करने का उद्देश्य भी रखना होगा, जिससे कि आप वर्तमान के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट रख पाएं। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब जो मैं बोला हूं उससे इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, मतलब लड़ाई अपने आप से है और जब आप अपने आप से लड़ाई करेंगे तो आप सबका दिल जीत लेंगे। जो अभी वर्तमान में फेस कर रहे होंगे वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में फेडरेशन इंटरनेशनल डेस्क एक्सचेंज मतलब फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 चल रहा है, इसका खिताब किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने जीता है और साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड साक्षी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में आप सभी को पता है कि सारी जानकारी जो है वो पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त हुई है, ठीक है। अब जब पुरातात्विक खुदाई हो रही थी तो अलग अलग प्रकार के बर्तन मिल रहे थे, कुछ मृद भांड मिल रहे थे, लेकिन सभी मृद भांड में, सभी बर्तनों में, सभी जितने भी आपके पॉटरीज हैं उसमें एक प्रकार का मिश्रण, जैसे कि वर्तमान में मटका बनाते हैं तो मिट्टी दिखाई देगा, उसमें लाल मिट्टी। आप एक दीवार बनाओगे तो उसमें सीमेंट और रेती का मिश्रण मिलेगा, ईंटा भी मिलेगा उसमें, ठीक है, सीमेंट भी मिलेगा उसमें। तो वैसे ही जो इस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो
लाल रंग के जो है मेरे प्रिय साथियों ज्यादा मिले हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो वही सारी चीजें लिखाई होगी। अलग अलग मृदभांड मिले हैं जो कि रेत का मिश्रण इसमें मिलता है, रेत का मिश्रण इसमें मिलते हैं और हल्के भूरे लाल रंग का ये दिखाई देता है। ठीक है, चलें आगे। विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन मतलब हर साल 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। अब इस रेंजर दिवस के दिन क्या किया जाता है? तो जितने भी रेंजर्स ने वाइल्ड लाइफ, वन संपदा, आसपास के जो जंगल है उसमें रहकर अपना समर्पण भाव दिखाकर अपनी नौकरी करी, काम किया और इस दुनिया में नहीं रहे, उन सभी को याद करते हुए हर साल ड्यूटी के दौरान घायल हुए आपके जो रेंजर खत्म हो गए, उन लोगों की याद में यह दिवस मनाया जाता है विश्व रेंजर दिवस के रूप में। ठीक है, तो रेंजर्स आप सभी जानते हैं जंगलों में काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ का संरक्षण करते हैं। चलो, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह शॉर्ट रेंज की मिसाइल है जिसका काम बॉर्डर्स पे दूसरे आतंकवादी या दूसरे हमलों को ध्वस्त करना और साथ ही साथ उनके ठिकानों में भी निशाना लगाकर उसको निपटा देना है। यह भारत की पहली स्वदेशी अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। यह कम दूरी की सतह से सतह मारने वाली मिसाइल है। इसे वाहन से छोड़ा जा सकता है, वाहन में लगाया जा सकता है, ट्रक वगैरह से छोड़ा जा सकता है। पृथ्वी एक मिसाइल का ये जगह ले रही है। ठीक है, रडार सिस्टम, कमान, नियंत्रण केंद्र, हवाई अड्डे, संचार प्रतिष्ठान, इस सभी जगह में ये हमला कर सकती है। बहुत ही शक्तिशाली ये हमारे पास DRDO के द्वारा विकसित एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किया गया है और इसी का ही न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्षमता परीक्षण करने के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब द्वीप से इसे लॉन्च किया गया था। बनाया किसके द्वारा है? तो DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा, जिसका स्थापना 1958 में हुआ है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। शक्ति का मूल विज्ञान में इसका आदर्श वाक्य है बालस्य मूलम विज्ञानम, संस्कृत में इसे कहा जाता है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, उत्तरदायित्व मंत्री हैं। समीर V कामत जो है इसके क्या है? अध्यक्ष हैं DRDO के। ठीक है मेरे प्रिय साथियों, इतना समझ में आया? चले आगे। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनने जा रहा है? दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य, तो पहला भी पता होना चाहिए। श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है मेरे प्रिय साथियों, वो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अब दूसरा कौन सा बनने जा रहा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, सुंदरवन बाघ अभयारण्य, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। क्यों बनाया जा रहा है? तो भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि करना, मानव और जंगली जीव का जो क्या हो रहा है? संघर्ष हो रहा है। मानव टाइगर संघर्ष को रोकना और इन्हें संरक्षित करना, इन्हें सुरक्षित करना, इन्हें बचाना, इनके लिए उचित वातावरण बनाना, ताकि इंसान एक ऐसा जीव है जो किसी को नहीं छोड़ता है भैया, समझ रहे हो, सबको पार लगा देता है। दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य बनने वाला है, 1100 वर्ग किलोमीटर बढ़ाया जाएगा इसे। वर्तमान क्षेत्रफल है
2585.89 वर्ग किलोमीटर। प्रस्तावित 3629.57 वर्ग किलोमीटर। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास गया हुआ है, पास हो जाएगा, तुरंत चालू हो जाएगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व। यहां मौजूदा टाइगर्स जो है उनकी संख्या कितनी है? तो 101। कितनी है? 101। 80 मौजूदा रिजर्व में है और आसपास के जंगलों में 21 है। सुंदरवन के जो टाइगर्स हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर समझने के दृष्टिकोण से देखें तो इंसान ही खतरनाक बनाता है। गंगा नदी तटीय क्षेत्र जो है सुंदरवन का डेल्टा, वहां पर लोग अस्थि विसर्जन करने के लिए जाते हैं। वहां लोग बॉडी को भी बहा देते हैं, है ना। अब भैया रहा ये टाइगर, जंगली जीव, मांस खाने वाला प्रजाति का बिल्ला, बिग कैट, तो उसको अगर मनुष्य का बॉडी मिल जाएगा तो उसको छोड़ेगा जी? नहीं छोड़ेगा। और एक बार अगर खून लग गया शेर के मुंह में, सुने होगे कहावत, तो उसके बाद फिर वही मांगता है। तब ये आदमखोर हो जाता है। तो मनुष्य की ही गलती है, कोई इस प्रकार से क्या कर रहा है, रीतियों को अपना रहा है और इनको खुद खतरनाक बना रहा है। तो मानव और जो टाइगर का संघर्ष है वो इस क्षेत्र में काफी ज्यादा है और इस क्षेत्र में ज्यादा होने की वजह से इस क्षेत्र को संरक्षित किया जा रहा है। आप लोगों से एक शॉर्ट्स में मैंने प्रश्न पूछा था वर्ल्ड टाइगर डे के दिन में कि भारत में बाघों की संख्या है 3682, जो कि पूरे विश्व का 75% टाइगर का अपने आप में एक क्षेत्र रखता है। मतलब पूरे विश्व के 75% टाइगर हमारे भारत में पाए जाते हैं। मेरा देश महान, टाइगर सबसे ज्यादा है, समझे। लेकिन कुछ टाइगर्स शाम के समय में देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अपने आप जागृत होते हैं शहरों में, और वो एक ऐसा टॉनिक पीते हैं जिसे इंसान से टाइगर बन जाते हैं। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व की बात करें तो 2014 में 46 टाइगर रिजर्व थे, वर्तमान में बढ़कर 58 हो चुके हैं 2025 तक। ठीक है, चले आगे, आ जाओ। ये है टाइगर रिजर्व की कहानी। ठीक है, इसकी डिटेलिंग्स पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं छोटा सा। 1973 के प्रोजेक्ट टाइगर के बाद से इसे स्टार्ट किया गया था, टाइगर रिजर्व, टाइगर बाघ अभ्यारण्य बनाने के लिए। बाघों की रक्षा करना, बाघों का संरक्षण करने के लिए पहले लोग उन लोग को उड़ा देते थे, मार देते थे, और उनके नाखून तो उनका दांत तो ये वो दुनियादारी। बोलते हैं शेर का नाखून पहनने से बहुत शक्ति आ जाता है, बहुत आदमी बलवान हो जाता है। अगर शेर का नाखून पहनने से आदमी बलवान हो जाता है तो ब्लू व्हेल का दांत खोज के उसको अपने गले में लटका ले तो वो विश्व का सबसे बड़ा आदमी बन जाएगा। कुछ भी। तो बाघों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना, बाघों की जनसंख्या की निगरानी और सुरक्षा करना, अवैध शिकार और मानव पशु संघर्ष को कम करना, सारी चीजें मैंने बता दी है, वही चीजें लिखाया हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और संभावित दूसरा नंबर सुंदरवन का होगा। ये भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। हमारे पीडीएफ में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, चलें आगे मेरे प्रिय साथियों। अब आते हैं मन की बात में। मन की बात करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो टोटल 124वें संस्करण में आए, और आने के बाद हमारे भारत देश की प्राचीन पांडुलिपियों की डिजिटलीकरण और संरक्षण हेतु एक मिशन लॉन्च किया है, जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन इसका नाम है, जिसमें डिजिटली वे पे, जैसे कि सर्वर पे, जैसे कि वेबसाइट में, जैसे कि मोबाइल ऐप में, जैसे ई बुक के माध्यम से हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, हमारे जो प्राचीन पांडुलिपि से संबंधित कथा है, कहानियां हैं, जितनी भी सारी चीजें हैं उनको एक जगह संजो के रखा जाएगा और भारत में पांडुलिपि की जागरूकता को और बेहतर तरीके से बढ़ाया जाएगा। भारत की आत्मा के अध्याय
को के रूप में इसे बताया है। भारत की आत्मा है पांडुलिपि। मुख्य उद्देश्य नाजुक, दुर्लभ और पुराने ग्रंथों का डिजिटली रूप से जो है इसको डिजिटल रूप से प्रदर्शित करना, ठीक है, जिससे कि प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। छात्र शोधकर्ता इन ग्रंथों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? और अध्ययन करने से लोग पांडुलिपि के बारे में जागृत होंगे। क्लियर? हजारों वर्ष की बौद्धिक और आत्मिक विरासत का प्रतीक होगा ये। मिशन के उद्देश्य देश की आत्मा के पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से इस अभियान में भागीदारी की अपील की है कि जनता आप जो है इसको फॉलो करें, पढ़ें, जानें, समझें। मन की बात में आते हैं जो कि एपिसोड नंबर 124 था। मराठा किलों को यूनेस्को मान्यता मिल चुकी है, जिसका करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया था। उसे भी बताया है कि मराठा किलों को यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। 11 किले महाराष्ट्र में है, 1 किला तमिलनाडु में है। सब करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूं मैं आपको, उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। भारत ने हाल ही में गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत का जलावरण किया है। इस पोत का नाम क्या है? इसका नाम है अटल। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलता हूं भाई, तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल, जिसे हमें इंडियन कोस्ट गार्ड के रूप में जानते हैं। ये हमारे भारतीय तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। मैं हमेशा बताता हूं, अभी हाल फिलहाल में समुद्र प्रचेत नामक एक पोत या एक जहाज इन्होंने बनाया था, जो कि तेल के रिसाव को दूर करने के लिए, तेल के रिसाव अगर किसी बड़े जहाज में हो जाए तो उसको किस प्रकार से उसकी रक्षा करना है, किस प्रकार से उस तेल रिसाव को बंद करना है, किस प्रकार से उस तेल रिसाव को समुद्री जल में मिलने से, मिश्रण से रोकना है। इन सभी सारी गतिविधियों को जो है इस समुद्र प्रचेत नामक जहाज से जो है क्या किया जाएगा? दूर किया जाएगा। ये बनाया था इन्होंने। अब बात आते हैं तो ये जो है आत्मनिर्भर भारत का एक अटल नाम का तटीय सुरक्षा बल के लिए जो है तेज गश्ती पोत जो है चालू किया है, जो कि रात के क्या करेगा? गश्त करेगा। 8 से 10 गश्ती पोत है ये, जो कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डिगामा से बनाया गया है। 52 मीटर लंबा है, 8 मीटर चौड़ा है, 320 टन वजनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1977 में भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा, हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने का प्रस्ताव की मंजूरी दी है? तो कौन है भाई? इनका नाम है अजय सिंह, संजय सिंह, आलोक कुमार, संजय सिंघल। सी ऑप्शन होगा, संजय सिंघल। संजय सिंघल जी को जो है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कब? जब 31 अगस्त 2025 को अमृत मोहन प्रसाद जी रिटायर हो जाएंगे। सशस्त्र सीमा बल की बात करें तो बेसिकली आप देख सकते हैं, भारत नेपाल सीमा 1751 किलोमीटर, भारत भूटान सीमा 699 किलोमीटर। इस क्षेत्र में क्या करता है? इस क्षेत्र में प्रोटेक्शन का काम करता है, इस क्षेत्र में तैनात रहता है, इस बॉर्डर एरिया पे अपना कार्य करता है, जिसे 1963 में स्टार्ट किया गया था। 2007 इसमें नियम लगा है, वहां 2007 नहीं आया था, इसके तहत ये बना है ना। अब ये एक साथ लिखा गया है, लइका मन हो जाही कंफ्यूज। ये नियम 2007 को भी बनाया गया है, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम। इसको अभी फॉलो करते हैं कौन? तो सशस्त्र सीमा बल वाले, है ना। तो ये सेपरेट है। 1963 में बना है। प्रथम निदेशक मलिक है, BN मलिक। 1966 में इसका विशेष सेवा ब्यूरो नाम रखा गया था, लेकिन 15 दिसंबर 2003 को सशस्त्र सीमा बल नाम रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1751 किलोमीटर नेपाल सीमा, भारत ने नेपाल सीमा, और 699 किलोमीटर भारत भूटान सीमा में ये अपनी सेवा प्रदान करते हैं। ये रहे आपके सामने संजय सिंघल जी, जो कि
इसके लिए कार्य करते हैं। अब सवाल आता है कि ये 7 बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं। बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एनएसजी, है ना, और असम राइफल, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नेता का रिकॉर्ड तोड़कर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन चुके हैं? व्यक्ति नहीं लिखना है, रहने वाले क्या बोलते हैं, सीएम, चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीएम प्रेजेंटेड, सॉरी, अभी वर्तमान में ये क्या है, सीएम है, व्यक्ति नहीं है, सीएम है, ठीक है। तो गोविंद वल्लभ पंत, जिनका कार्यकाल 8 साल और 123 दिन था, इनके नाम पे रिहंद नदी के तट पर वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बनाया गया है। 8 साल 127 दिन, क्षमा चाहूंगा, और 29 जुलाई को 8 साल 131 दिन पूरे हो गए, किसके, योगी आदित्यनाथ जी के। आओ इनके बारे में चर्चा करते हैं कि इनका नाम क्या था, मतलब इनका नाम क्या है, पूरा नाम। इनका नाम है अजय मोहन सिंह बिष्ट। जन्म स्थान पंचूर गांव, गढ़वाल, उत्तराखंड में है वर्तमान में। धार्मिक नाम, योगी अद्वैतनाथ के शिष्य रहे हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ पड़ा। गोरखपुर मठ में 14 में महंत बने, अभी भी पद पर है। 2017 में पहली बार बने थे मुख्यमंत्री, 2022 में दोबारा जीते हैं और लगातार दूसरे कार्यकाल में है। इनका शासनकाल सबसे ज्यादा समय तक के रहेगा। ये उत्तर प्रदेश में कार्य, अन्य जो आपका छोटे छोटे रिकॉर्ड्स हैं जो कि बनाए गए थे, है ना। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी जी, सबसे छोटा कार्यकाल त्रिभुवन नारायण सिंह का सिर्फ 18 दिन तक के रहे हैं, है ना, मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति में होते रहता है, तो परेशान ना हो। और सारे फैक्ट्स इसमें लिख दिए हैं मैंने, आप इसका पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। अब रिवीजन करते हैं। 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बिहार जो है वो सफाई कर्मचारी अधिकार के लिए, कल्याण के लिए राज्य सफाई आयोग बना रहा है। 15% यूरोपीय संघ को टैक्स देना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ेगा अमेरिका को, और वहां जाके बड़े बड़े काम होंगे। यांत्रिक सामग्री परीक्षण हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। रक्षा मंत्रालय और तिरुचिल्लापल्ली के अंतर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने वीर परिवार सहायता योजना चालू किया है, जिसके तहत विधिक सहायता मिलेगी आर्मी के लोगों के घर वालों को भी और उसको भी, रिटायर व्यक्ति को भी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है स्वच्छ परिवहन और उन्नत निर्माण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में एथर कंपनी के साथ। ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकवादी पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने भारतीय सेना के ग्रुप कैप्टन। हाल ही में एनसीईआरटी के नए पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित में से किस विषय को विशेष रूप से शामिल किया गया है? आपको इसका प्रश्न का आंसर देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? गाय, हाथी, गेंडा या बाघ? ठीक है, आपको इसका आंसर देना है। हमारा सत्र यहां कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।